So this is first chapter of microeconomics, demand theory. सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट आता है डिमांड। डिमांड किसे कहते हो आप? क्या होती है डिमांड? डिमांड होती है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट people are willing to buy at a particular price at a particular price in a given period of time. ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे? व्हाट पीपल आर विलिंग टू बाय। ठीक है, डिमांड क्या है? व्हाट पीपल आर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, प्राइस और टाइम यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्राइस चेंज होता है, ठीक है, या टाइम चेंज होता है, तो डिमांड में देयर विल बी चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब डिमांड को हम स्टडी करते हैं दो डायमेंशंस में, एक इंडिविजुअल डिमांड एंड दूसरा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर। What he is willing to buy in a given at a given price in a given period of time. मार्केट डिमांड हो जाएगी डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स ठीक है, डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। ठीक है, डिमांड को हम स्टडी करते हैं शेड्यूल्स और कर्व्स की मदद से। ठीक है, क्या टूल्स हम यूज करते हैं? इकोनॉमिक्स के बेसिक टूल्स हैं ये आपके शेड्यूल्स। शेड्यूल क्या होती है? टैबुलर वे में जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स with the help of tables, यानी टैबुलर वे में। ठीक है, दूसरा आप करते हो कर्व। कर्व होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यही रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको आप टैबुलर वे में, सॉरी, ग्राफिकल वे में अगर उसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है अब जब आप कर्व्स बनाते हो तो कर्व्स बेसिकली, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो दो तरह के कर्व्स होते हैं। एक, जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, हम एक्स एक्सिस पे ए वेरिएबल और वाई एक्सिस पे बी वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, ये शो करता है आपको इनवर्स रिलेशनशिप। और दूसरा, दोनों वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, ये आपको बता रहा है
डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड पे। इंडिविजुअल डिमांड हमने क्या देखा था, एक सिंगल कंज्यूमर की जो डिमांड होती है। एक कंज्यूमर की डिमांड किन फैक्टर से डिटरमाइन होती है, या हम बोल सकते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। क्या क्या फैक्टर्स होंगे वो? सबसे पहला, प्राइस ऑफ द गुड। एक गुड का खुद का अपना प्राइस, ठीक है, वो सबसे पहला फैक्टर है जो किसी भी चीज की डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ अ गुड हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद इट्स डिमांड। So there is inverse relationship between the two. Inverse, or you can say negative relationship. ठीक है, ये हो गया पहला फैक्टर आपका। दूसरा फैक्टर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स आपके दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कह सकते हो आप। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और क्वांटिटी ऑफ द गुड इन क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, दो गुड्स सब्स्टिट्यूट तब कहलाते हैं जब हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं कन्वीनियंटली। वी कैन यूज देम कन्वीनियंटली इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जैसे आप बोल सकते हो कोक और पेप्सी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। दो पानी के दो ब्रांड्स, बिस्लरी और कौन सा ले, किनले, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, अगर हम मान लें कोक और पेप्सी, अभी दोनों 10 रुपीज के मिल रहे हैं, ठीक है, अगर कोक का प्राइस बढ़ जाता है, पेप्सी का रिलेटेड गुड है, हम पेप्सी की डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड हम इसकी देख रहे हैं पेप्सी की, किससे अफेक्ट हो रही है, कोक के प्राइस से। तो कोक का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो पेप्सी विल बिकम अ चीपर गुड, ठीक है, देयरफॉर इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड ऑफ पेप्सी या डिमांड फॉर पेप्सी, दिस विल इंक्रीज। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस ऑफ कोक इंक्रीज होने के साथ पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो गई, यानी कि किसी भी गुड की डिमांड उसके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी, हम किसकी डिमांड की बात कर रहे थे, पेप्सी की डिमांड की बात कर रहे थे, तो क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, और किसके साथ रिलेशन देख रहे थे हम, प्राइस ऑफ कोक। ठीक है, तो हमने क्या अल्टीमेटली कंक्लूजन निकाला कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। ठीक है, कि अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी सपोज 10 है, तो जितनी भी इसकी डिमांड मान लेते हैं 100 है, और इसका प्राइस हुआ 10 से 12, और इसकी डिमांड हो गई 100 से 150। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो जाएगी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट।
दूसरा रिलेटेड गुड हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स विच आर यूज्ड विद ईच अदर, जो दो गुड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ब्रेड बटर के बिना नहीं खा सकते, कार पेट्रोल के बिना नहीं चला सकते, पेन को आप इंक के बिना नहीं यूज कर सकते। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, टी एंड मिल्क, ठीक है, ये ले सकते हो आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर सपोज क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ कार्स, कार्स की डिमांड को मैं देखता हूं अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल के कंपैरिजन में, प्राइस ऑफ पेट्रोल इसके लाइट में अगर मैं क्वांटिटी ऑफ कार्स ये अगर देखूं, तो क्या रिलेशन होगा? अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड फॉर कार्स विल Decrease. इंक्रीज के डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज, यस। Decrease. हाँ, डिक्रीज। तो अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है तो कार्स की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, कि अभी प्राइस इतना है तो डिमांड इतनी है, प्राइस अगर बढ़ गया पेट्रोल का तो कार्स की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कैसा रिलेशन हमने देखा? पॉजिटिव या डायरेक्ट? ये पॉजिटिव रिलेशन था। डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कैसा रिलेशन होगा? जैसा अपने खुद के प्राइस के साथ उस गुड का रिलेशन होता है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव और वी कैन से इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। ये हमने दो फैक्टर्स कर लिए। पहला फैक्टर हमने क्या करा था? प्राइस ऑफ द गुड, उस गुड का अपना खुद का प्राइस। दूसरा हमने करा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम के साथ क्या रिलेशन है? कंज्यूमर की इनकम के साथ जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीन तरह के गुड्स की बात करेंगे। इंफीरियर गुड्स, नेसेसिटीज, और तीसरा लग्जरीज। इंफीरियर गुड्स, सबसे पहले देखते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स किसे कहते हो? इंफीरियर गुड्स को हम इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं कि इनकम इंक्रीज होने के साथ इनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो लोअर लेवल ऑफ इनकम पे जैसे एक पर्सन जो है चीप क्वालिटी के गुड्स परचेज कर रहा है, चीप कपड़े पहनता है, चीप शूज पहनता है, ठीक है, तो सस्ती शॉप से लेता है वो, ठीक है, मतलब लोकल शॉप से ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज होती है, एक लेवल पर आती है उसकी इनकम, तो वो सस्ते गुड्स को छोड़कर बेटर गुड्स को खरीदता है वो, ठीक है, ब्रांडेड गुड्स खरीदना शुरू कर देता है। तो इंफीरियर गुड्स कहलाएंगे जो लोअर लेवल ऑफ इनकम पर जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। सपोज लोअर लेवल ऑफ इनकम पर वो बस में जाता है, ठीक है, अब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, उसने बाइक ले ली, तो यहाँ पर जो बस राइड है वो कहलाएगी आपकी क्या? इंफीरियर गुड। और जो बाइक वो कहलाएगी उसकी
सुपीरियर गुड। ठीक है, तो इनकम के बढ़ने के साथ जिन चीजों की डिमांड रिड्यूस हो जाती है उनको हम बोलेंगे इंफीरियर गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा होता है रिलेशनशिप यहाँ पे इनका, हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, ठीक है, और हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अगर एक्स इंफीरियर गुड है तो इनकम पहले बढ़ती है, लोअर लेवल ऑफ इनकम है, अभी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी अभी वो क्या करेगा, शुरुआत में उस गुड्स को अभी ज्यादा वो परचेज करेगा, क्योंकि अभी उसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि वो सुपीरियर लेवल के गुड्स वो परचेज करना शुरू कर दे, सुपीरियर गुड्स वो परचेज करना शुरू कर दे, यानी ब्रांडेड शूज पहनने की अभी उसकी इनकम नहीं हुई है। ठीक है, सपोज ये लेवल है जहां पर वो उसकी इनकम सफिशिएंट इनफ है, जहां पे वो सोच सकता है बेटर क्वालिटी के गुड्स परचेज करने की। तो यहाँ से क्या होगा, जो एक्स जो इसका इंफीरियर गुड है उसकी डिमांड रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व बन जाएगा ये इस केस में। ठीक है, तो आई स्टैंड्स फॉर इंफीरियर गुड्स। क्लियर है ये, इंफीरियर गुड्स की डिमांड इस तरह से रहेगी, ये चीज क्लियर है। लोअर लेवल पर, इनकम के लोअर लेवल पर अभी वो उसको परचेज सर कर रहा है। बैकवर्ड बेंडिंग समझा देना है। बैकवर्ड बेंडिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ तक अभी जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि इस लेवल तक अब वो सफिशिएंटली उसके पास इनकम, मतलब सफिशिएंट इनकम है जिससे कि वो बेटर क्वालिटी के गुड्स है वो परचेज करने के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब इसके आगे से क्या होगा, इसकी क्वांटिटी जो एक्स एक्स क्या हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो इसकी कम होनी शुरू हो जाएगी यहाँ से, इस लेवल से। ठीक है प्रिंस, ओके समझ सर। आया? तो इसलिए ये बैकवर्ड बेंडिंग हो गया कि एक लेवल तक तो ये इंक्रीज होता चला जा रहा है, लेकिन इस लेवल के बाद क्या हुआ है, ये इसकी डिमांड डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। गॉट इट? सबको आ गया समझ में? यस सर। दूसरा देखते हैं, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज आपको पता है क्या होती है नेसेसिटीज? फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, तो ये आपकी नेसेसिटीज होती है। ठीक है, नेसेसिटीज जो है, नेसेसिटीज आपकी इनकम लेवल बढ़ता है तो एक हद तक आपकी नेसेसिटीज आप पूरी करते हो। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ इनकम पे एक पर्सन की नेसेसिटीज पूरी नहीं होती है, तो एक लेवल ऑफ इनकम चाहिए होता है जहां तक वो अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है अपनी नेसेसिटीज। ठीक है, अब वो उसकी नेसेसिटीज फुलफिल हो गई इस लेवल तक, इसके बाद जो नेसेसिटीज की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी यहाँ से वर्टिकल हो जाएगा ये डिमांड कर, डिमांड कर्व नहीं है सॉरी, डिमांड कर्व सिर्फ तभी होगा जब आप प्राइस, गुड का प्राइस और उसकी क्वांटिटी, इसके बीच में रिलेशनशिप शो कर रहे हो। यहाँ पर हम सिर्फ रिलेशन शो कर रहे हैं किसका, इनकम का क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो ये जो कर्व बनेगा ये कैसा होगा, इस लेवल तक मान लेते हैं ये पॉइंट है ए पॉइंट तक ये क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। उसके बियॉन्ड क्या हम देख रहे हैं, नेसेसिटीज की जो डिमांड है वो कांस्टेंट हो गई है। क्लियर? उसको शूज चाहिए थे, 2 पेयर ऑफ शूज क्या हो जाएगा, नेसेसिटी है, लेकिन अगर वो ये चाहे कि हर रोज के लिए एक नया शू, दैट इज नॉट द नेसेसिटी। शूज नेसेसिटी है लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, हर कोई अपनी हर एक ड्रेस के साथ मैचिंग शूज चाहिए या हर एक दिन के लिए अलग शू चाहिए, तो दैट इज व्हाट, लग्जरी, वो नेसेसिटी नहीं रह जाता फिर। गॉट इट? नेसेसिटी और लग्जरी में कहाँ डिफरेंस आता है? ठीक है, फिर तीसरा गुड जो हमने यहाँ पे देखना है वो क्या है, लग्जरी। लग्जरी की डिमांड कभी भी कम नहीं होती, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है लग्जूरियस गुड्स की डिमांड उसके साथ ही इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, लग्जरीज भी अलग अलग डिफाइन, मतलब अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग लग्जरीज होती है। ठीक है, जो इस लेवल पर लग्जरी है वो इस लेवल पर आकर नेसेसिटी बन जाती है। ठीक है, इनकम के इस लेवल पर आकर वो नेसेसिटी बन जाती है, वो लग्जरी नहीं रहती। क्लियर? पहले मारुति
मान लो कौन सी है ये मारुति इग्निस, ठीक है, मारुति इग्निस आपने ले, सुजुकी इग्निस ले ली, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ओके। लेकिन उसके बाद आपने होंडा सिटी, तो उस समय आपकी लग्जरी क्या है, होंडा सिटी। जब होंडा सिटी आ जाएगी आपके पास, तो लग्जरी क्या होगी, जो भी उससे बड़ी कार है, बेंटले में भी, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा, किसका इफेक्ट हमने देखा डिमांड के ऊपर, इनकम का। ये क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है किसी का इसमें? नो सर। ठीक है, नो सर। तो तीसरा हमारा ये फैक्टर हो गया जो डिमांड को अफेक्ट करता है। चौथा फैक्टर क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कोई चीजें फैशन में होती हैं, ठीक है, कोई चीजें फैशन में है, वोग में है, दे आर इन वोग, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, उसको परचेज करते हैं। जैसे ही वो आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं तो लोग उसको परचेज करना बंद कर देते हैं, तो दे इट इज अफेक्टेड बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। कंज्यूमर को एक टेस्ट अच्छा लगता है, पेप्सी का टेस्ट अच्छा लग रहा है या कोई और, ठीक है, तो वो चीज मार्केट में चल रही है, ठीक है। जब वो चीज प्रेफर नहीं की जाएगी, वो मार्केट से आउट हो जाएगी। दिस दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स डिमांड, ठीक है। तो ये हो गए आपके चार फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा था मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबकी डिमांड को अगर हम एक्यूमुलेट कर दें, ठीक है, उन सबको ज्वाइन कर दें, कंबाइन कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो वो कहलाएगी आपकी मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड से बनी है, तो इसलिए पहले चार फैक्टर तो आपके यही हैं मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले, प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है, दूसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। पहले चार फैक्टर तो यही है मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं और मार्केट डिमांड इन्हीं इंडिविजुअल डिमांड से बनती है, ठीक है। पांचवा फैक्टर यहां पर होगा आपका साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। मार्केट में जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उतना ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में मतलब डेमोग्राफी पॉपुलेशन की क्या है, किस एज के लोग ज्यादा हैं, किस जेंडर के लोग ज्यादा हैं, किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, ठीक है, उस तरह की चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, क्लियर। जैसे अगर सपोज करो कि यूथ ज्यादा है, ठीक है, ओल्ड एज मिडिल एज जो पीपल है उनसे यूथ ज्यादा है, तो जो चीजें यूथ डिमांड करता है उन चीजों की डिमांड, मतलब वो चीजें ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, उन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, क्लियर। बच्चे ज्यादा हैं तो बच्चे जो चीजें कंज्यूम करते हैं उन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। सीनियर सिटीजन ज्यादा हैं तो जो सीनियर सिटीजन कंज्यूम करते हैं चीजें, उन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन डेमोग्राफिक्स क्या है आपके पॉपुलेशन के, यानी पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है, उनका एज, जेंडर, कम्युनिटी, एटसेट्रा, ठीक है। फिर लास्ट जो फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। देयर कैन बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और देयर कैन बी इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि लगभग अमीर और गरीब में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है, सबके इकोनॉमिक जो लेवल है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है सबके पास परचेजिंग पावर है, क्लियर। हर कोई अपनी नेसेसिटीज को परचेज कर सकता है, जो भी उनको चीजें चाहिए वो परचेज कर सकते हैं, तो डिमांड विल बी हाई इन दिस एज कंपेयर टू जहां पर इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी होने का मतलब क्या है, गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो और अमीर है, वो और अमीर हो रहा है, ठीक है। इस केस में देयर विल बी अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन
सब्सटैंशियल पार्ट होगा पॉपुलेशन का जो अपनी नेसेसिटीज को भी मीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, अनेबल टू मीट इट्स नेसेसिटीज या मीट देयर नेसेसिटीज। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगी, डिमांड ओवरऑल लो रहेगी इसके कंपैरिजन में, जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कंपैरिजन में इनइक्वालिटी जहां पर ज्यादा है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, ओवरऑल जो डिमांड है दैट विल बी लो। क्लियर? क्योंकि एक लार्ज पोर्शन होगा पॉपुलेशन का जो अपनी नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। क्लियर? तो ये आपके फैक्टर्स हो गए सारे डिमांड को अफेक्ट करने वाले, ठीक है, ये 4 आपके इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले एंड दीज 7 आर मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। एनी क्वेश्चंस? तो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहला फैक्टर करा था यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड, उसका रिलेशन हमने क्या देखा था, क्वांटिटी ऑफ द गुड के साथ कैसा रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशन था। तो दिस रिलेशनशिप फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड सेटरस पैरिबस लैटिन फ्रेज है मीनिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। इफ अदर थिंग्स आर इक्वल, अदर थिंग्स क्या है यहाँ पे, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से, हम प्राइस ऑफ द गुड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब प्राइस ऑफ द गुड के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और अदर फैक्टर्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, composition of the population and income distribution of income. If all of these are constant, equal, ठीक है, then price and demand are inversely related. There is inverse relation between price and demand, ठीक है, only if other things are equal, जिसको आप लैटिन में बोलते हो सेटरस पैरिबस, सॉरी पैरिबस, दिस विल बी पैरिबस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको ये कह रही है कि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होने का मतलब क्या हुआ, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, या आप बोल सकते हो प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आप किसी भी तरह से इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो कि इनवर्स रिलेशन। तो ये इनवर्स रिलेशन क्यों है, वाई, क्या रीजंस हैं इसके, ठीक है, क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले मैं सिंपल रीजंस बताता हूं। सबसे पहला, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, तो सबसे पहला है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। अगर किसी चीज का प्राइस रिड्यूस होता है, सपोज कोक की ही बात करते हैं, ठीक है, कोका कोला, तो अगर वो 10 से 8 रुपीज की हो जाए अगर कोक, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो लोग अब अफोर्ड कर पाएंगे इसको, ठीक है, और वो
परचेज करना शुरू कर देंगे इसे, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है, अगर किसी चीज का प्राइस कम होता है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे या जिनकी रीच में नहीं थी ये, अब वो उनकी रीच में आ जाती है। ठीक है, नॉट एवरीवन, हम सबकी बात नहीं करें, कुछ लोगों की रीच में आ जाती है। ठीक है। दूसरा, हम ऐसे गुड्स को देख सकते हैं जिनके सेवरल यूजेस होते हैं, जैसे मिल्क है, सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, जैसे मिल्क है, मिल्क को अगर बहुत महंगा है, अगर कॉस्टली आ रहा है मिल्क, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसे सिंपल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, अगर घर में बच्चे हैं या बीमार हैं तो उनके ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, उनको पिलाने के लिए दूध खरीदोगे। दूसरा होगा आपका टी, जितनी नेसेसरी टी आपकी होगी, ब्रेकफास्ट, शाम को चाय, तो उतना आप दूध परचेज करोगे। लेकिन अगर ये सस्ता हो जाता है, इफ इट बिकम्स चीपर, तो इसके बहुत सारे सेवरल यूजेस होते हैं। कर्ड आपने बना दिया, इसकी खीर बना दी, ठीक है, कुछ हलवा वगैरह बना दिया, गाजर का हलवा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे यूजेस होते हैं मिल्क के। ठीक है, तो आप उन अलग अलग यूजेस में भी उसको लाओगे तो आप क्वांटिटी ज्यादा परचेज करोगे, यानी कि प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, आपने क्वांटिटी उसकी ज्यादा परचेज कर ली। तो ये सिंपल से दो रीजंस हो गए। अब हम आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रीजंस पे। ठीक है, हो जाएगा सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब सबसे पहले चीज, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी को आप बोल सकते हो यूजफुलनेस, किसी भी चीज की यूजफुलनेस जो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, आप इसको बोल सकते हो वांट सेटिस्फाइंग पावर। किसी भी गुड के अंदर जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, तो अगर कोई चीज मैं परचेज कर रहा हूं तो मेरे लिए उसकी कुछ यूटिलिटी है, तभी मैं उसको परचेज कर रहा हूं। ठीक है, तो वो हो जाएगी यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी यूटिलिटी ऑब्टेन्ड या सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड। सेटिस्फैक्शन obtained by consuming an additional यूनिट। यानी कि अगर आप 10 यूनिट्स परचेज कर रहे हो तो वो 11th यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट से 11th यूनिट, उससे कितनी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ठीक है, अगर आप 15 यूनिट्स का भी कंजम्पशन कर रहे हो तो अगर 16th यूनिट कंज्यूम करते हो इसके बाद, तो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। दैट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट को अगर आप कंज्यूम करते हो तो उससे कितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही है। ठीक है, अब दिस गोज ऑन डिमिनिशिंग, दिस मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जैसे जैसे आप किसी चीज को कंज्यूम करते हो तो उसकी एक एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ, what is law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो marginal utility from successive units goes on decreasing as we increase the consumption। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका?
सपोज आपके पास एक रसगुल्ले का डब्बा है, ठीक है, तो पहला जो रसगुल्ला हम खाते हैं, ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है। जब आप घर में आ रहे हो, प्यासे हो, ठीक है, फ्रिज से बॉटल निकालोगे, पहला जो ग्लास आप पियोगे पानी का, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो सेटिस्फैक्शन आपको दूसरे ग्लास में नहीं मिलेगी। जब आप रोटी खाने बैठते हो तो पहली रोटी से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है, वो सेटिस्फैक्शन आपको दूसरी रोटी में नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसी तरह से एक रसगुल्ला जब खाया आपने, तो उसमें जो टेस्ट आपको मिला वो आपको दूसरे रसगुल्ले में नहीं मिलेगा, उससे कम टेस्ट होगा उसका, यानी उससे कम, मतलब सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगी वो उससे पहले वाले से कम। ठीक है, तीसरा रसगुल्ला, उसमें सेटिस्फैक्शन आपकी और कम हो जाएगी, चौथे में और कम हो जाएगी, पांचवे में और कम हो जाएगी, और छठा हो सकता है आप बिल्कुल मना कर दोगी, नहीं फुल, और मेरा मन नहीं है अब खाने का। क्लियर? सो दिस इज क्लियर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सबको क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत कॉमन सा टॉपिक है ये। यस सर। ठीक है, अब ये हम लॉ लॉ ऑफ डिमांड को कैसे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो उससे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज व्हेन कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, व्हेन हिज सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, जो भी वो खर्चा कर रहा है, उस खर्चे से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर मिल रहा है, तो वी से द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब देखते हैं, तो कंज्यूमर जब भी कोई चीज परचेज करता है तो उसके प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को वो कंपेयर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट मान लेते हैं, रसगुल्ले की ही बात करते हैं, तो पहला जो रसगुल्ले का जो है, एक रसगुल्ला 10 रुपए का आ रहा है। ठीक है, पहले रसगुल्ले से उसको 15 रुपीज, हम इसे भी रुपीज में एक्सप्रेस कर रहे हैं और प्राइस तो होता ही रुपीज में है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 रुपीज की उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यानी ये है बेनिफिट which the consumer is receiving, and price is the cost that the consumer has to pay. क्लियर? पहली से दूसरी यूनिट पे आएगा तो उसको पे तो 10 रुपए ही करने हैं, लेकिन अब सेटिस्फैक्शन पहले से कम मिल रही है। ठीक, दूसरी से तीसरी यूनिट पर आता है तो सेटिस्फैक्शन उसकी और कम हो जाती है। तीसरे से चौथी यूनिट पर आता है तो सेटिस्फैक्शन उसकी और कम हो जाती है। ठीक है, और सपोज वो पांचवे पे आता है तो सेटिस्फैक्शन उसकी और रिड्यूस हो रही है। गॉट इट? तो एक कंज्यूमर तब तक परचेज करेगा जब तक जो कॉस्ट वो पे कर रहा है उसके बराबर उसको बेनिफिट ना मिले। इसका मतलब वो 4 यूनिट्स परचेज करेगा और यहां पर वो इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज वो जो पे कर रहा है और जो उसे मिल रहा है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर अभी इक्विलिब्रियम में है। गॉट इट? क्लियर है? अब यहां से क्या होता है, मान लेते हैं प्राइस कम हो गया। ठीक है, प्राइस कम होके 9 रुपीज हो गया, प्राइस कम होके अब 9 रुपीज हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, कॉस्ट कम है, उसे मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है अब तो इसका मतलब अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम में कहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है? 5 यूनिट पे। आया समझ? सो इसलिए हम कहते हैं कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। गॉट इट? प्राइस कम हुआ, 10 से 9 रुपीज हुआ, तो डिमांड उसकी 4 से 5 यूनिट्स हो गई, क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अब क्या है, हायर यूनिट लेवल पर इस्टेब्लिश हो रहा है। गॉट इट?
कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट रीजन देखते हैं। अच्छा हाँ, ये रीजन किसने दिया था? ये किसकी एक्सप्लेनेशन है? ये अल्फ्रेड मार्शल। ये ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, फोर्थ, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये है हिक्स एंड एलन, इनका कंट्रीब्यूशन है। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। इनकम में पहले आपको मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम क्या डिफरेंस होता है? मॉनेटरी इनकम होती है इनकम इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, मनी की टर्म्स में जो इनकम आपको मिल रही है। एक पर्सन की इनकम है सपोज 70,000 रुपीज पर मंथ, तो ये मॉनेटरी इनकम हो गई। रियल इनकम क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू कैन परचेज विद दिस गिवन इनकम। ठीक है, रियल इनकम क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पर भी कोई रियल पैरामीटर आ रहा है, रियल पैरामीटर का मतलब है आप उसको गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो। गॉट इट? तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू कैन परचेज विद द मॉनेटरी इनकम। ठीक है, quantity of goods and services that can be purchased with a given monetary income। ठीक है, तो अब इनकम इफेक्ट हम देखते हैं। मॉनेटरी इनकम, प्राइस लेवल, प्राइस देखते हैं क्या है गुड्स का, और उसकी रियल इनकम। ठीक है, मॉनेटरी इनकम हम मान लेते हैं 10,000 है। ठीक है, प्राइस अभी है 10 रुपीज। ओके, तो कितनी उसकी रियल इनकम हो जाएगी? 1,000। ठीक है, तो अगर हम मान ले वो एक ही गुड के ऊपर सारा परचेज, सारी वो मतलब अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है एक ही गुड के ऊपर, तो कितने वो गुड्स परचेज, कितनी यूनिट्स वो गुड्स की परचेज कर सकता है? 1,000 यूनिट्स वो गुड्स की परचेज कर सकता है। ठीक है, अब मॉनेटरी इनकम हम वही सेम मान के चल रहे हैं, लेकिन प्राइस अगर रिड्यूस हो जाता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? 1,250, यानी रियल इनकम बढ़ गई। गॉट इट? तो यानी अगर प्राइस चेंज होता है, प्राइस चेंज कॉजेस अ चेंज इन रियल इनकम। ठीक है, नॉट इन द मॉनेटरी इनकम। मॉनेटरी इनकम स्टेज कांस्टेंट, मॉनेटरी इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो प्राइस में अगर कोई चेंज आता है तो इट अफेक्ट्स रियल इनकम। क्लियर? तो यानी कि अगर प्राइस रिड्यूस हुआ, रियल इनकम इंक्रीज हो गई एंड डिमांड इंक्रीज। तो ये इनवर्स रिलेशन आ गया, प्राइस के रिड्यूस होने से डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिक्स एंड एलन का ही इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करी थी हमने। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, तो हम वही कोक और सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोक और पेप्सी, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ कोक एंड क्वांटिटी ऑफ कोक।
price of Pepsi and quantity of Pepsi. इनिशियली दोनों के प्राइसेस हैं 10 रुपीज, ठीक है, और क्वांटिटी अभी कोक की है सपोज 140 और पेप्सी की है 150, ठीक है। कोक का प्राइस इंक्रीज होके 12 रुपीज हो जाता है सपोज, इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। 40 कंज्यूमर्स इसके, उनको ये महंगी लगने लगी एंड दे स्विच्ड ओवर टू पेप्सी। क्लियर? तो प्राइस उसका सेम है बट उसके कंज्यूमर कितने हो गए, ये 40 कंज्यूमर पेप्सी में आ गए, तो 190 कंज्यूमर हो गए इसके। क्लियर? तो अगर इसका किसी भी चीज का प्राइस चेंज होता है, ठीक है, तो उसके सब्स्टिट्यूट क्या हो जाते हैं, रिलेटिवली चीपर या डियरर हो जाते हैं, कॉस्टलियर हो जाते हैं। यानी इस केस में क्या हुआ, कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ और पेप्सी अब रिलेटिवली चीपर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोक का प्राइस बढ़ा और पेप्सी उसके मुकाबले अब सस्ता हो गया, ठीक है। तो इसलिए कुछ कंज्यूमर जो है वो स्विच ओवर कर गए पेप्सी को। तो इसलिए क्या होता है कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ आ गया समझ में अभी तक? Yes, एक्सेप्शंस, sir. अब हम देख रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड आपकी फॉलो नहीं होती, ठीक है। अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं। कौन सी सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट फॉलोड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला एक्सेप्शन हम बात करेंगे गिफन गुड्स का, ठीक है। पहले कंटेक्स्ट दे देता हूं, गिफन गुड्स हैं क्या। सर रॉबर्ट गिफन नाम के इकोनॉमिस्ट ने ब्रिटेन में जो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है, जैसे रिसेशन, ठीक है, एक रिसेशन आया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब बिल्कुल ना के बराबर थी, तो लेबरर जो थे वो देवर अनएम्प्लॉयड, लेबर वाज अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, अब इनको अपना गुजारा तो करना है, खर्चा तो चलाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, या तो अपनी ये पुरानी सेविंग्स जो इन्होंने बचा कर रखी थी या ये बोरो कर रहे थे, यानी कि इनके पास है फूड का एक फिक्स्ड बजट है, ठीक है। मान लो वो है 5 पाउंड्स, ठीक है, 5 पाउंड का इनका बजट हो गया रोज का खाने का। क्लियर? इसमें से ये 1 पाउंड खर्चा करते थे ब्रेड के ऊपर और बाकी का जो इनका जो था दूसरा कंपोनेंट वो जो था वो था मीट, ठीक है, मीट और ब्रेड। अब क्योंकि ब्रेड दोनों में सस्ती आती है इसलिए वी आर कॉलिंग इट एज इंफीरियर गुड, दोनों में कंपैरेटिवली क्या है, इंफीरियर है। क्लियर? अब क्या हुआ यहाँ पर इवेंट्स क्या हुए कि ब्रेड जो है वो महंगी हो गई, जो अब पहले $1 की आती थी अब उसी को खरीदने के लिए $2, उतनी ही क्वांटिटी, यानी ब्रेड की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है लेकिन उसके ऊपर खर्चा बढ़ गया। सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रेड परचेज करने के लिए अब $2 खर्च करना पड़ा। अब बजट फिक्स है फूड का, इसका मतलब मीट पे खर्चा करने के लिए सिर्फ $3 बचे, ठीक है। अब ब्रेड को मतलब ब्रेड पे जो खर्चा है उसको कम करके मीट इतना इंक्रीज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो महंगा आ रहा है। ब्रेड के ऊपर आप कट डाउन भी कर देते हो तो भी बहुत ज्यादा उस पर नहीं इंक्रीज कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन क्या था कि आप मीट पे ऊपर कट डाउन करो और ब्रेड ज्यादा परचेज कर लो। तो यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, व्हाट दे एंडेड अप, सपोज 2.5 पाउंड्स इन्होंने इस पे मीट पे खर्चा करा और 2.5 पाउंड्स, सॉरी
2.5 पाउंड इन्होंने ब्रेड पे खर्चा करना शुरू कर दिया, ताकि सो दैट क्या हो रहा है, क्योंकि अगर इतना ही वो खर्चा करते तो ब्रेड उतनी ही आ रही है, मीट कम आ रहा है, यानी कि पेट भरने लायक नहीं बन रहा। क्लियर? तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि ब्रेड के ऊपर ज्यादा खर्चा करें, क्योंकि मीट को थोड़ा सा कम करके ब्रेड की क्वांटिटी कंसिडरेबली बढ़ाई जा सकती है। क्लियर? सो उन्होंने क्या करा, जिस चीज का प्राइस बढ़ा था उस चीज का कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया। तो जस्ट इज यहाँ पर हुआ क्या है, प्राइस जिस चीज का बढ़ा उसी की डिमांड इंक्रीज हो गई है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हुआ यहाँ पर। गॉट इट? अब इसको करंट सिनेरियो में आप लगा सकते हो पुअर हाउस होल्ड्स में। आप इस सिचुएशन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जहां पर बाजरा और सपोज बाजरे की रोटी बाजरे की रोटी खा रहे हैं और सपोज दाल बना रहे हैं वो, ठीक है। तो दाल यहाँ पे सुपीरियर गुड हो गया, बाजरा जो है यहाँ पे इंफीरियर गुड हो गया, जो मोटा अनाज बोलते हैं जिसे, ठीक है, सस्ता आ जाता है जो। क्लियर? अब बाजरे का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो क्या करेंगे, दाल की कंजम्पशन थोड़ी सी कम करेंगे, जिसमें बाजरा सफिशिएंटली ज्यादा वो परचेज कर सकते हैं। गॉट इट? क्योंकि उनके पास फिक्स्ड एक क्या बोलोगे, एक्सपेंडिचर करने के लिए एक फिक्स्ड उनका बजट है, उससे ज्यादा वो खर्चा नहीं कर सकते उस पर। क्लियर? यहां पर ये यूज होता है। सो गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को पूछना तो नहीं ना दोबारा ऐसे? No, sir. दूसरे आते हैं गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन। गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन को आप बोलोगे मतलब ये इकोनॉमिस्ट था वेबलेन, इकोनॉमिस्ट थे वेबलेन, ठीक है, टी वेबलेन। तो वेबलेन के नाम पे वेबलेन गुड्स इनको बोला जाता है, वेबलेन गुड्स, गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रेस्टिजियस गुड्स, ठीक है, इस तरह से आप बोलते हो। गुड्स ऑफ स्टेटस सिंबल, पोजीशन गुड्स, ये होते हैं। क्या होता है, कुछ चीजें जैसे कि कॉस्टली कार्स, कॉस्टली बाइक्स, ठीक है, कॉस्टली वॉचेस, डायमंड्स, ये कौन परचेज करते हैं, जो अपनी स्टेटस सिंबल अपना शो ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। कोई जैगुआर परचेज कर रहा है, ठीक है, कार जैगुआर परचेज करता है, कोई बेंटले परचेज करता है, वो क्यों परचेज कर रहा है, वो अपना स्टेटस शो ऑफ करना चाह रहा है। कॉस्टली बाइक कोई परचेज कर रहा है, कॉस्टली वॉचेस परचेज कर रहा है, 1 लाख रुपए की घड़ी आ रही है, 4 लाख रुपए की घड़ी है, क्यों परचेज कर रहा है, वो अपना स्टेटस शो ऑफ करने की। रोलेक्स की घड़ी जो होती है, क्यों परचेज करता है कोई, वो शो करने के लिए कि वो रोलेक्स की घड़ी पहन रहा है। एप्पल का फोन क्यों परचेज करते हो, मिरर में सेल्फी लेने के लिए, ठीक है, किस लिए, ताकि वो एप्पल नजर आए, ठीक है। क्या है वो, स्टेटस सिंबल है, शो ऑफ करने के लिए होता है। क्लियर? अब होता क्या है ऐसे गुड्स के साथ, ये जो लोग गुड्स परचेज करते हैं, इसका स्नॉब स्नॉब इफेक्ट, स्नॉब मतलब आप बोल सकते हो अकड़ू जो होते हैं लोग, ठीक है, प्रिटेंशियस जो पीपल होते हैं, स्नॉब्स। क्या होता है इनके साथ कि ये अपने आप को डिस्टिंक्ट शो ऑफ करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल अलग हूं, मैं मेरा स्टेटस ये है वो है, ठीक है। तो अगर ये चीजें सस्ती हो जाती है, ठीक है, अब वो जो चीज उसने परचेज करी थी, सपोज जैगुआर, वो अगर सस्ती हो गई और वो कॉमनली नजर आने लग जाती है, मतलब पहले से ज्यादा, एकदम कॉमनली तो नहीं नजर आएगी वो, जिस स्टेटस की वो कार है वो, ठीक है, तो पहले से ज्यादा वो नजर आने लग जाती है, तो ये पर्सन जो है, एक्स पर्सन, जिसने उसको उसके स्नॉब इफेक्ट के लिए उसको परचेज करा था, ठीक है, वो अब इसको छोड़ देता है। तो हम यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो उसको खरीदता सिर्फ अपने स्टेटस सिंबल को शो ऑफ करने के लिए। गॉट इट? तो यहाँ पर जो है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पार्शली एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है, इस सेक्शन पर अप्लाई नहीं हो रही है जो सेक्शन उसको उसकी स्नॉब वैल्यू के लिए परचेज कर रहा है। दूसरे सेक्शन पर ये अप्लाई हो रही है, क्योंकि वो सस्ता हो गया तो उसकी डिमांड ज्यादा हो गई है। बट हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर इसकी बात करें, इनके लिए ये वेबलेन गुड्स कहलाएंगे। गॉट इट?
तो यहाँ पर जो है डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड पार्शियली नहीं, फुली वायलेट होती है। लॉ ऑफ डिमांड फुली वायलेट हो रही है, कंप्लीटली वायलेट हो रही है। इस केस में लॉ ऑफ डिमांड पार्शियली वायलेट हो रही है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड यहां पर पार्शियल वायलेशन हो रहा है। किनके द्वारा? जो लोग इसको स्टेटस सिंबल के लिए परचेज करते हैं, स्नॉप इफेक्ट के लिए परचेज करते हैं जो इनको। क्लियर? ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई दिक्कत यहां पर? नो सर। सर हाँ जी, सर क्या था, किसमें वायलेट कंप्लीटली हो रही थी? गिफन गुड्स में कंप्लीटली वायलेट हो रहा है ना, यहाँ पर पार्शियली वायलेट हो रहा है। यहाँ पर हम एक सेक्शन की बात कर रहे हैं जो इसको हाँ स्नॉप हाँ के हाँ, लिए परचेज कर रहा है। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन पे नहीं हो रहा है ये अप्लाई। पर गिफिन वाला भी तो एक सेक्शन पे ही हो रहा होगा। क्या चीज? जो गिफिन गुड्स वाला था वो भी तो एक सेक्शन पे ही अप्लाई हो रहा लेकिन हम जहाँ था। पर जिस क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं, कह सकते हो आप उसको, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर ओवरऑल उसकी डिमांड रिड्यूस नहीं हो रही है। वहां पर ओवरऑल वो लार्ज सेक्शन की बात हो रही है वो। ठीक है, वो लार्ज सेक्शन की बात हो रही है, बाकी जो जो अफेक्ट होता है सेक्शन, क्लियर, उसके लिए बात हो रही है। ठीक है, हम्म, ये हो गए दो मेजर जो हमारे इफेक्ट थे। इसके अलावा तीसरा नेसेसिटी आपका क्या है? एक एक्सेप्शन है। क्यों? नेसेसिटीज जैसे कि मेडिसिन हैं, एब्सोल्यूट नेसेसिटीज हैं ये। ठीक है, मैं जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकता, जिस चीज को मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ, ठीक है, उस चीज की तो डिमांड अफेक्ट होगी। क्लियर? लेकिन जिस चीज को मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ, नेसेसिटी है, जैसे मेडिसिन है। ठीक है, मेडिसिन जो है वो फिक्स क्वांटिटी में ही परचेज करूंगा मैं, मुझे जितनी जरूरत है। ठीक है, अगर ये नहीं है कि मेडिसिन सस्ती हो गई तो मैं ज्यादा मेडिसिन खरीदना शुरू कर दूंगा, या महंगी हो गई तो मैं कम परचेज करूंगा। मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए मेडिसिन की मैं उतनी ही परचेज करूंगा। क्लियर? वट एवर बी द प्राइस, यही होता है। तो नेसेसिटीज आपका एक्सेप्शन हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, इसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइसेस। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या होना है? पॉसिबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइसेस। फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाले हैं या गिरने वाले हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, डिमांड। तो अगर फ्यूचर में प्राइस सपोज करो बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है प्राइस, तो करंट डिमांड जो है वो एकदम से क्या हो जाएगी? बढ़ शूट अप हो जाएगी। जाएगी। हाँ, एकदम से शूट अप हो जाएगी, जबकि करंट डिमांड की बात कर रहे हैं, जबकि करंट प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। करंट प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी डिमांड एकदम से शूट अप हो गई। तो देयरफॉर दिस इज एक्सेप्शन। क्लियर? और लास्ट आ गया इग्नोरेंस। पांचवा एक्सेप्शन है इग्नोरेंस। आउट ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है कि अगर आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, तो मान लो सपोज आप पेन ही लेने जाते हो। ठीक है, एक पेन है आपका 10 रुपीज का, दूसरा पेन आ रहा है 15 रुपीज का। क्यों? दुकानदार कहता है ये अच्छी क्वालिटी का है, दिस इज अ बेटर क्वालिटी गुड। ठीक है, तो आप ये अज्यूम कर लेते हो कि जो चीज महंगी है वो बेटर क्वालिटी की है, विदाउट नोइंग कि हो सकता है दोनों की क्वालिटी बराबर ही हो, सेम ही क्वालिटी के गुड्स हो। ठीक है, तो एक हमारा एक परसेप्शन होता है कि जो चीज महंगी है वो अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है, सो आउट ऑफ दैट इग्नोरेंस हम क्या करते हैं? हायर प्राइस पे डिमांड ज्यादा कर देते हैं, हायर प्राइस गुड की डिमांड ज्यादा कर देते हैं। गॉट इट? तो वहां पर क्या हो जाता है? आपका लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो गया। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम?